हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर आया जाता है और उन सभी टॉपिकों को हम बहुत ही आसान भाषा में या ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और अक्सर जो एग्ज़ाम होते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, उन एग्ज़ामों के बारे में भी हम आपको बताया करते हैं, जिसमें एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है उन सभी को हम आपके सामने शेयर करते हैं। तो दोस्तों, इसी के क्रम में आज की जो बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी अपडेट जो ये रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो शिक्षा विभाग की जो भर्ती होने वाली थी, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ आई है और इसका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो है उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो पात्रता परीक्षा थी 2023 की, उसका ऐलान कर दिया है। उसके आवेदन की तारीख को भी उन्होंने क्लियर कर दिया है और कौन सी तारीख जो है उसकी लास्ट डेट है और परीक्षा कब होगी और परीक्षा पैटर्न और क्या क्या उसके लिए योग्यता है आवश्यक, इन सभी का जो रूल बुक था उन्होंने जारी कर दिया है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट है। इसको हमको किस तरीके से समझना है, इसके लिए हम चलते हैं जो वहाँ पे रूल बुक दी है उसके ऊपर हम जाके समझते हैं कि किस तरीके से कौन सी तारीख से हमें आवेदन करना है और क्या है उसके आवेदन की आखिरी तारीख और उसके लिए क्या क्या योग्यता जो है ज़रूरी है और साथ में परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस परीक्षा परीक्षा के पैटर्न में हुए हैं, तो उनको बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम बिना समय गवाए हमारे रूल बुक के ऊपर। तो जैसे कि दोस्तों, हम हमारी ये रूल बुक के ऊपर आ चुके हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये कल ही आया हुआ है और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आप, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा जो 2023 के अंदर होने वाली थी, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन आया है। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो है प्रारंभ की तिथि 12/1/2023, यानी कि 2023 के जो जनवरी का महीना है, 12 जनवरी से इसकी जो है आवेदन की तिथि इन्होंने क्लियर कर दी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 जनवरी है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कम समय दिया है, मगर जो भी है आपको 12 तारीख के बाद से लेकर तो 27 जनवरी के बीच में आपको ये आवेदन करना है। इसके अलावा आवेदन में अगर कोई त्रुटि है, कोई भी आपको संशोधन अगर करवाना है, तो उसके लिए भी उन्होंने जो है 1 फरवरी तक का मौका दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2023 के अंदर यहाँ पे एमपी के अंदर इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो हो सकता है ये पात्रता परीक्षा के बाद जो है चयन परीक्षा भी इसी ईयर करवा सकते हैं। तो और देखते हैं हम आगे क्या क्या तरीके से इन्होंने किस किस डेट में क्या क्या दिया है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने शुल्क के बारे में बताया है। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए उन्होंने 500 रुपये फ़ीस रखी है और जो रिजर्वेशन वाले हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये जो भी रिजर्वेशन में है, उनको जो मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए बताया है, उनके लिए 250 रुपये रखा है। इसके अलावा 50 रुपये और विभागीय शुल्क है। इस तरीके से 300 रुपये टोटल आवेदन इनकी फ़ीस है, जो रिजर्वेशन है और जो मध्य प्रदेश के निवासी है। बाकी जो भी बाहर के स्टेट के हैं उनके लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा और हम देखते हैं आगे क्या क्या है। इन्होंने परीक्षा के बारे में भी क्लियर कर दिया। परीक्षा जो है 1 मार्च 2023 को बुधवार से परीक्षा का जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मतलब 1 मार्च से लेके तो जो भी शिफ्ट जो बनेगी इनकी, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग से एग्ज़ाम होगा। तो 1 मार्च 2023 को तो इन्होंने जो बताया, इस हिसाब से परीक्षा के भी कुछ ज़्यादा दिन नहीं है। तो दोस्तों, 2 महीने बाद आपको देखने को मिलते हैं, जनवरी और फरवरी, क्योंकि मार्च की 1 तारीख से जो है एग्ज़ाम इन्होंने रख दिया है। और जो है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। पहले जो है 7 बजे से 8 बजे तक इन्होंने को पहुँचना है। उसके बाद 9 बजे से लेके तो 11:30 बजे तक का जो है इन्होंने पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम रखा है। इसके बाद दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम उन्होंने 2 बजे से लेके तो 4:30 बजे तक का रखा है। इस तरीके से वही 2.5 घंटे का इन्होंने टाइम दिया है, क्योंकि 150 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटों के अंदर सोल्व करना है। इस तरीके से इन्होंने ये बताया है। इसके बाद इन्होंने और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिंदु है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं और क्या है। उच्च माध्यमिक शिक्षा, ये जो नियम है, रूल रेगुलेशन इन्होंने बताया, तो यहाँ पे हम रूल रेगुलेशन को भी देख लेते हैं। पद का विवरण, इन्होंने पद का नाम बताया उच्च माध्यमिक शिक्षा, और पद की श्रेणी कौन से वर्ग की है, जो द्वितीय श्रेणी की ये पोस्ट है। इसके बाद जो है ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जो पीएबी यहाँ का
परीक्षा कंडक्ट करवाएगा उसके बारे में दिया है। परीक्षा केंद्र जो है वो जो विभाग जो बताएगा वहाँ पे आपके परीक्षा केंद्र लगेंगे। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बारे में इन्होंने बताया है। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी करना है आपको, उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष जो भी, मतलब बीएड इन्होंने मांगा है और उसके अलावा पीजी के साथ बीएड मांगा है। तो ये आप समझ सकते हो, जो है उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए बीएड भी होना चाहिए और जिस सब्जेक्ट से आपको एग्ज़ाम देना है उसमें आपका पीजी होना चाहिए। इसके बाद और क्या दिया है इन्होंने, हमारी काम की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने बताई है, उच्च माध्यमिक शिक्षा में जो मतलब यहाँ पे एलिजिबल आप कब हो गए, क्वालिफाई मार्क्स इन्होंने रखा है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यहाँ पे जो है 50% मार्क्स को जो है क्वालिफाई माना है, और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 60% मार्क्स को क्वालिफाई माना है। तो दोस्तों 150 नंबर में से अगर कोई 75 नंबर अगर लेके आ रहा है जो रिजर्वेशन कैटेगरी का है तो वो क्वालिफाई है, और जो जनरल है उसके लिए 90 मार्क्स लेके आना है। इस तरीके से जो है क्वालिफाई मार्क्स का भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद और क्या स्पष्टीकरण दिया है इन्होंने, ये यहाँ पे इन्होंने वही बताया है 50% और 60% के बारे में इन्होंने चर्चा की है। इसके बाद और हम आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इन्होंने दी है। यहाँ पे वेतन भत्ते के बारे में उन्होंने चर्चा की है। उच्च माध्यमिक शिक्षकों का जो वेतन भत्ता है 36,200 और प्लस महंगाई भत्ता जो साथ में है, तो यहाँ पे जो है इनका वेतनमान दिया है। और 2018 नियम के 13 अनुसार परीक्षा अवधि वेतन दे होगा, मतलब जो 2018 की भर्ती में जो 13वें वेतनमान के अनुसार जो इन्होंने नियम 13 के अनुसार जो वेतन इन्होंने दिया है उसी के अनुसार जो है इनको वेतन मिलेगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा वेतन है, क्योंकि 36,200 और प्लस महंगाई भत्ता का मिला के लगभग 50,000 के आसपास तुम्हारा वेतन बन सकता है। इस हिसाब से हम आगे चलते हैं और क्या क्या इन्होंने दिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन नियम निर्देश, तो यहाँ पे और नियम निर्देश इन्होंने क्या क्या दिया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने की उपस्थिति में उनका आवेदन निरस्त हो सकता है। तो दोस्तों अगर किसी ने अगर कोई गलत जानकारी अगर दी है तो उसका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। शैक्षणिक अर्हता के आधार पर एक से अधिक पद की पात्रता परीक्षा हेतु विकल्प भरा जा सकेगा तथा प्रत्येक पद की पात्रता परीक्षा हेतु पृथक पृथक प्रश्न पत्र परीक्षा शुल्क दिया होगा। जैसे कि किसी ने 2 सब्जेक्ट से देना है, किसी को 4 सब्जेक्ट से देना है, इस हिसाब से इन्होंने बताया है कि सबके लिए आपको अलग अलग तो परीक्षा देना पड़ेगा और सबके लिए अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा और सबके लिए आवेदन शुल्क भी अलग अलग जमा करना पड़ेगा। इस हिसाब से इन्होंने बता दिया है। परीक्षा की गोपनीयता सूचिता समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्न पत्रों का विकल्प चुनता है तो उस अभ्यर्थी के सभी चुने गए प्रश्न पत्रों के लिए संबंधित योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है अगर आपको अगर अलग अलग देना है तो उसके लिए जो आपके प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें जो चलती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे परीक्षा पैटर्न के बारे में भी हम समझ लेते हैं। परीक्षा पैटर्न में जो समय दिया जाएगा वो 2.5 घंटे, 3 घंटे का जो पूरा मैक्सिमम टाइम रहेगा जिसमें 2.5 घंटे का जो है प्रश्न पत्र के लिए आपको मिलने वाले हैं, और 2 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र और 40 मिनट, इस तरीके से इन्होंने बताया है। कुल मिला के जो है 2.5 घंटे के अंदर आपको जो है प्रश्न पत्र सोल्व करना है, इस तरीके से इन्होंने बताया है। मतलब पूरक समय भी मिलेगा, अगर कहीं से अगर कोई पूरक समय या कोई भी मतलब दिक्कत आ जाती है तो ये पूरक समय के बारे में उन्होंने बताया है। मगर 2.5 घंटे आपको जो है मिनिमम आपको मिलने वाले हैं। मैक्सिमम और मिनिमम जो भी है 2.5 घंटे में आपको परीक्षा को जो है सोल्व करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इन्होंने यहाँ पे यही दिया है। और क्या बताया इन्होंने यहाँ पे, मूल्यांकन पद्धति, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा, और जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी बताया है। इन्होंने बताया कि 4 प्रश्न को गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, जो कि अभी तक के मध्य प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, ये जो विभाग द्वारा जो पीईबी विभाग जितने भी एग्ज़ाम किए उसमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, मगर इस बार जो है इन्होंने नेगेटिव मार्किंग को रखा है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम को क्वालिटी मेंटेन करने की तरफ इशारा कर रही है। तो दोस्तों देख सकते हो कि इस एग्ज़ाम को जो पहले किसी भी तरीके से नॉर्मल तरीके से एग्ज़ाम को करवाया जाता था, मगर इस बार जो है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सतर्कता बरती है और इसको जो क्वालिटी के साथ एग्ज़ाम जो है इस बार लेने के मूड में दिख रहा है। तो दोस्तों जो है ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा और गलत क्वेश्चन पे आपके 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद जो है अगर कोई गलत अगर क्वेश्चन अगर निकलता है तो उसको जो है बता ही दिया इन्होंने।
तो आपको जो है नंबर मिलेंगे, या नंबर जो भी कम करके उसको रिजल्ट बना दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये समझने की है। यहाँ पे जो है ये बता दिया है इन्होंने, अगर नंबर आपका अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उसी क्वेश्चन को कम करके और उस हिसाब से आपकी मेरिट बना दी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या दिया है। तो दोस्तों परीक्षा परिणाम का प्रकाशन जो है वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम विषयवार आदर्श उत्तर पुस्तिका अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगी। मतलब उत्तर भी जो है आंसर की जो बाद में मिलती है वो आंसर की इन्होंने उपलब्ध करवा देंगे, इस तरीके से बताया है। इसके बाद जो है वेबसाइट पे आपका रिजल्ट मिल जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे दिए उत्तर जो है आंसर की आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे जो है एग्ज़ाम होने के बाद। इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बताया गया है। आवेदन किस तरीके से आपको फ़ोटो हस्ताक्षर वाला और जो भी ये रिलेटेड है आपको ये कैफ़े वाले बता देंगे। यहाँ पे हम इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि सेंटर के बारे में इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है एग्ज़ाम किस किस सेंटर के अंदर देखने को मिलेगा। तो बालाघाट आएगा, जबलपुर, रीवा, बैतूल, कटनी, सागर, भोपाल, खंडवा, सतना, छिंदवाड़ा, मंदसौर, सीधी, ग्वालियर, नीमच, उज्जैन, इंदौर, रतलाम। इस तरीके से दोस्तों 17 जगह पे जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपको जो भी सिटी आपका पास में पड़ता है, जो भी सेंटर आपके पास में लगता है, वह सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। तो इस हिसाब से आपकी जो सेंटर की भी समस्या जो काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो इस बार लग रहा है मुझे सेंटर भी इन लोगों ने बढ़ाया है। तो 17 सेंटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो भी आपके पास में जो भी लगता है, भोपाल है, छिंदवाड़ा है, मंदसौर, वहाँ पर आपको आपका सेंटर सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम परीक्षा पैटर्न को समझ लेते हो। परीक्षा पैटर्न में भी किस तरीके से इन्होंने दिया है कि इसमें जो है पेपर के 2 पार्ट इन्होंने बनाए हैं। तो पहले पार्ट के अंदर जो है 30 क्वेश्चन को रखा है, दूसरे पार्ट के अंदर जो है इन्होंने 120 क्वेश्चन को रखा है। तो कुल मिला के जो है 150 क्वेश्चन का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। 30 क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या रखा है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी, मतलब उसके बाद सामान्य ज्ञान और घटनाक्रम जो करंट अफेयर वगैरह, रीजनिंग वगैरह जो भी कुछ पूछना है इसके अंदर आ जाएगा। और पेडागोजी इन्होंने पूछ लिया है। इसके बाद जो है किस चीज़ को कितने नंबर का रखा है इन्होंने, हिंदी 8 नंबर की रखी है, इंग्लिश को जो है 5 नंबर दिए हैं इन्होंने, और सामान्य ज्ञान जो पूछेंगे वो 7 नंबर का है, 10 नंबर का पेडागोजी पूछेंगे। इस तरीके से जो है कुल मिला के आपके 4 सब्जेक्ट से इन्होंने जो है 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। इस हिसाब से मुझे नहीं लगता ये पैटर्न कोई गलत है, क्योंकि अच्छा पैटर्न है। अगर आप सब्जेक्ट को भी अगर आप कंप्लीट करके चलोगे तो आपको जो क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये 30 नंबर के क्वेश्चन तो आपको एक्स्ट्रा में है। अगर आप पढ़ोगे तब भी अच्छी बात है, और नहीं पढ़ोगे तब भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका तो आपको आंसर मिल ही जाना है, जैसे भी अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ के गए तो। बाकी जो आपका है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का जो है इन्होंने 120 नंबर का रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और समाजशास्त्र। तो दोस्तों हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो इतिहास है। इतिहास आप देख सकते हो यहाँ पे इतिहास दिया हुआ है, और 120 क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है, और 120 प्रश्न ही 120 प्रश्न के 120 नंबर दिए हैं। तो 120 प्रश्न यहाँ पे है और 30 नंबर हुए, तो कुल मिला के जो है 150 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, और 150 में से आपको 75 लेकर आना है क्वालिफाई के लिए। आप ज़्यादा नंबर लेकर आओ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बाकी 75 तो आपको मिनिमम लेकर आना ही है। इस हिसाब से इसका बताया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे योग्यता की बात कर सकते हैं कि योग्यता में इन्होंने क्या क्या पूछा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में, और पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से, मतलब EWS, ST, SC और OBC और EWS वालों के लिए इन्होंने क्या क्या सुविधा दी है, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। इन सभी को जो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलने वाला है उन्हीं को मिलेगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे। तो उनके लिए केवल 50% अंक लेकर आना है। उनको मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा, मतलब जो टेट का जो प्रमाण पत्र उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी जाके मिलेगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे, और उनको 50% मार्क्स लेकर आना है। बाकी अन्य राज्यों के लिए जो है इन्होंने 60% रखा है, जो कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी है, और जो बाहर के जो
जैसे कि यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो भी स्टेट के अगर इसको अप्लाई करेंगे तो उनको 60% मार्क्स लेकर आना है, जब जाके वो क्वालिफाई मार्क्स कहलाया जाएगा उनका, और तब जाके वो एलिजिबल होंगे। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश वालों के लिए जो है रिजर्वेशन को उनको सुविधा मिल सकती है। तो किन किन को मिलेगी? ST, SC, OBC और EWS वालों को, जैसे कि सभी स्टेटों में मिलती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं और क्या दिया है। दिव्यांगजन जो विकलांग है उनके लिए भी जो है 50% मार्क्स उनको क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है। इनके लिए कोई भी शर्त नहीं रखी है, ये किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। अगर वो दिव्यांगजन हैं तो उनको 50% मार्क्स लेके आना है। कहने का मतलब ये है कि उनको 75 मार्क्स लेकर आना है, तब जाके वो एलिजिबल होंगे। इसके बाद और देख सकते हैं हम और क्या क्या इन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंक आहारकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का कोई दावा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो टेट परीक्षा जो है, इसके अंदर कोई भी भर्ती या नियुक्ति से संबंधित इसके अंदर कोई भी रूल नहीं है। ये बस आपका टेस्ट है, इसमें आपको एलिजिबल होना है। अगर एलिजिबल हो गए इस टेस्ट में, फिर उसके बाद आपकी चयन परीक्षा होगी, फिर उसके बाद जाके आपकी नियुक्ति को आपको मिलेगी। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है कि इसके अंदर आपके नियुक्ति का कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। विभागों द्वारा निर्धारित नियुक्ति अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि अगर जो भी शर्तें रखेंगे उन शर्तों को पूर्ण करने के बाद ही आपकी नियुक्ति मिलेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा वैधता आजीवन रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे इनने जो वैलिडिटी रखी है जो उस सर्टिफिकेट की, वो आजीवन रखी है, लाइफ टाइम रखी है। और वर्ष 2018, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष जो 2018 इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू रहेगी। कहने का मतलब है 2018 से पहले जितने भी टेट एग्ज़ाम हुए हैं उनकी कोई भी वैलिडिटी के बारे में इन्होंने नहीं रखा है। बाकी 2018 के बाद से जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे कि जिसने 2018 में जो एग्ज़ाम पास करी है उसकी वैलिडिटी को भी इन्होंने आजीवन कर दिया है। अर्थात 2018 वर्ष अथवा इसके बाद में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा देने की ये सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब है जिन्होंने 2018 में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, जिन्होंने 75 मार्क्स लेकर आ गए हैं या उससे ज़्यादा लेकर आ गए हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई भी टेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है उनको फाइनल एग्ज़ाम जो लास्ट में जो उनका चयन एग्ज़ाम होगा वही इनको देना है। तो इस तरीके से इन्होंने इसका भी क्लियर कर दिया है। इसके बाद और क्या है, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, ये जो है बाद की परीक्षा के बारे में इन्होंने बताया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। मतलब जो लोग ये टेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे वही लोग जो है शिक्षक चयन परीक्षा में बैठेंगे। फिर उसके बाद नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन की कार्यपालिका आदेश द्वारा, मतलब ये बात की प्रोसेस जो भी रहेगी उसके बाद आपको जाके जॉब मिलेगी। कहने का मतलब ये टेट एग्ज़ाम के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, इसके बाद आपको चयन परीक्षा भी पास करना पड़ेगी। जैसे कि अभी से पहले MP के अंदर जो है एक ही एग्ज़ाम हुआ करता था, उसी एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाया करती थी। मगर इस बार जो है आपको पहले टेट एग्ज़ाम को पास करना है, फिर उसके बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम जो चयन परीक्षा होगी उसको पास करना है, इसके बाद जाके आपको नियुक्ति मिलेगी। इस तरीके से जो है इन्होंने डबल एग्ज़ाम का जो सिस्टम, जैसे कि राजस्थान वगैरह इन स्टेटों में जो था वही जो सिस्टम है अब MP के अंदर लागू कर दिया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं और क्या इन्होंने योग्यता रखी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक को निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक, शैक्षणिक में तो आपका PG हो गया है और व्यावसायिक में आपका B.Ed हो गया है, अर्जित करने के अंतिम वर्ष में, मतलब जो लास्ट ईयर में है, मतलब या तो PG के लास्ट में या B.Ed के लास्ट में, वो पात्रता परीक्षा में बैठने होती मान्य होंगे। कहने का मतलब ये जो ये टेट एग्ज़ाम होने वाली है इसमें आपका B.Ed का लास्ट ईयर वाले बैठ सकते हैं, और जो PG कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट से PG कर रहे हैं वो लास्ट ईयर वाले हैं, तो वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन, मतलब प्राप्त करने की संदर्भ तिथि, नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाली शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। मतलब जिस तिथि में विज्ञापन निकलेगा उस तिथि तक आपके पास जो है ये डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस तरीके से इन्होंने बताया। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी ये चयन परीक्षा होगी तब तक के लिए आपके पास, उस दिनांक तक आपके पास जो है ये उपाधि, ये जो भी डिग्री आप कर रहे हो ये आपके पास होना अनिवार्य होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, मतलब कहने का मतलब है जो लास्ट ईयर में नहीं है फिर भी वो ऐसा अगर डाल देते हैं तो ऐसी अनुमति नहीं होगी, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में जो परीक्षा
जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे उनको अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य किया जाएगा। कहने का मतलब यार किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन डाल के और इस एग्ज़ाम को पास कर लिया और बाद में जो है चयन परीक्षा भी पास कर ली, और फिर जब जाके वो डेट मिलाकर देखेंगे और देखेंगे कि इन्होंने जो है लास्ट ईयर में नहीं थे और फिर भी इन्होंने क्वालिफाई करके और ये यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर जो है उनको कोई भी मान्य नहीं होगा, इनको जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मुझे लगता है यह आपको जो है आवेदन से रिलेटेड जो भी है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन रखना है और किस तरीके से परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। माइनस मार्किंग भी रहने वाली है, और जो है 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, 30 नंबर का जनरल पेपर होगा, और जो है 75 नंबर रिजर्वेशन वालों को लेकर आना है, और 90 नंबर जो है जनरल वालों को लेकर आना है। और परीक्षा की डेट भी हम यहाँ पे बता दिए, 1 मार्च से जो है 2023 से 1 मार्च 2023 से जो है परीक्षा होने वाली है इस एग्ज़ाम की। जो भी अदर सब्जेक्ट जिसका भी जो रहेगा पूरा शेड्यूल बना के ये लोग डाल देंगे, जैसे भी जिस सब्जेक्ट का जो जो जिस तारीख में एग्ज़ाम रहेगा। इसके अलावा 12 जनवरी से जो है इसके आवेदन स्टार्ट है, और 27 जनवरी तक आपको आवेदन करना है, ये अंतिम तिथि है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और जो है 600 रुपये जो है इन्होंने जनरल वालों के लिए रखे हैं, और 300 रुपये जो है रिजर्वेशन वालों के लिए, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले, ये सभी लोगों के लिए इन्होंने रखा है। इस तरीके से हमने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी। और दोस्तों इसके जो सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट से सिलेबस, हमको इतिहास के सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। उसके अंदर अच्छे से हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस किस सिलेबस से क्या क्या टॉपिक को इन्होंने जो है एग्ज़ाम के लिए जोड़ा है। तो दोस्तों मुझे लगता है अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही है, इससे अगर आपको कोई जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वीडियो को लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आती रहेंगी हमारे चैनल पे। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और अगर इससे रिलेटेड या जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी कोई क्वारीज़ हो और कोई कुछ भी आपका डाउट कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को यहीं समाप्त कर दें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हम हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंटेंट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें लेकर आते हैं, जिनको आपको आसानी से समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती होगी, हमें ऐसा लगता है। अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प या कोई भी सजेशन या कोई भी अच्छे से समझने की अगर आपको क्लास की ज़रूरत है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जो वीडियो डले हैं उनको भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू, धन्यवाद।